अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो पेज है वो आप यहाँ देख सकते हैं, थर्ड पेज है। थर्ड पेज में आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, यहाँ थोड़ा जूम करके दिखाया जा रहा है आपको भारत का पड़ोसी देश, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानते हैं। ये आपका पहला है, भारत के कुल 7 जो है पड़ोसी देश की संख्या 9 है, और जिसमें से 7 स्थल से जुड़े हुए हैं, 2 जल से। अब अगर मैं यहाँ पर अगर भारत का अगर एक छोटा सा मैप बनाते हैं आपको समझने के लिए, तो अगर देखिएगा तो यहाँ पर हिमालय होता है, ठीक है, और ये पानी वाला जैसे पूरा जगह है, ये पूरा पानी है। यहाँ पर आपका हिंद महासागर, यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर अरब सागर है। यही पार्ट जो है क्या है, भारत का हिमालय से घिरा हुआ, देश से घिरा हुआ। तो देखिए 7 जो देश है वो स्थल से, मतलब इस तरफ देश है और इस तरफ देश है। ऊपर में तो ये आपका हिमालय है जिसको चीन यहाँ पर जुड़ा रहता है। तो इतना ही देश में 7 आपका जुड़ा हुआ, और 2 देश आपको यहाँ मिलेंगे। एक आपका मिल जाएगा श्रीलंका, दूसरा आपका मालदीव। देखिए श्रीलंका है और आपका मालदीव है, जो पानी से जुड़े रहते हैं। वो श्रीलंका और मालदीव यहाँ पानी की तरफ मिल जाएंगे, और 7 देश आपको यहाँ से मिल जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए उनके नाम जानते हैं क्या क्या हैं। तो आपको पहला मिलेगा, असली सीमा से लगे कौन कौन देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल। देखिए पाकिस्तान और उसके पीछे में अफगानिस्तान, सामने में चीन है, इधर में नेपाल है, उसके सामने भूटान है, और बांग्लादेश तो हमारे देश के अंदर में है, और म्यांमार इस तरफ पड़ेगा। तो इस तरह से 7 कंट्री हमारे देश के स्थल भाग से जुड़े हुए हैं। और जल में आपको जैसे बताया गया था, श्रीलंका और मालदीव क्या है, हमारे हिंद महासागर में दोनों देश हैं, और ये ही 2 जल के सीमा से जुड़े हुए हैं। इस तरह से याद कर लीजिए, 7 आपका स्थल से, 2 आपका जल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है, जल और स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन है। मतलब एक ऐसा कंट्री है जो जल से भी जुड़ा हुआ और स्थल से भी जुड़ा हुआ, वो 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। 3 जो देश हैं स्थल सीमा से लगी पड़ोसी देश हैं, जल और स्थल दोनों इसके साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन है। भारत के उपमहाद्वीप में, मतलब सपोज कि भारत का जो उपमहाद्वीप है, उस उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है, तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल और भूटान है, ठीक है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जो 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 डमरू मध्य, उसका क्या नाम है, याद रखिएगा, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी इसको अलग करती है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार और रेलवे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन अगर आप एनटीपीसी अगर क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं, तो उस क्वेश्चन में ये ऑप्शन था कि भारत श्रीलंका से अलग होता है। ऑप्शन ए में था पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी में था पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो याद रखिए कि यहाँ पर आपका दोनों है ऑप्शन ए और बी, मतलब कि ए था पाक जल डमरू मध्य, अब बी में था पाक जल डमरू मध्य और मन्नार का दोनों था, मतलब कि ऑप्शन जो बी सही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब भारत एक ऐसा देश जिसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, वो है बांग्लादेश। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान के साथ, लगभग 70 या 90 किलोमीटर के लगभग हमारे साथ जुड़ा रहता है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा जो राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है, श्रीलंका, जो दूसरा इंडोनेशिया कहलाता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन है, बांग्लादेश और म्यांमार। पूर्व मतलब कि देखिए अगर ये भारत बनाते हैं, तो इस तरफ जो कंट्री वो पूर्व देश होगा, ये उत्तर देश होगा, ये दक्षिण देश, ये पश्चिम देश। पूरे में आपको पता है ये बांग्लादेश और म्यांमार होगा। अच्छा, म्यांमार का पहला नाम था रंगून, ठीक है, और यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कहा था राष्ट्रपिता, ठीक है। भारत के पड़ोसी पश्चिम देश में है, पश्चिमी देश है पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में है नेपाल, भूटान और चीन, याद रखिएगा। भारत में दक्षिण में स्थित कौन सा है, श्रीलंका है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, देशों में सबसे अधिक क्षेत्रफल है पाकिस्तान का। यहाँ पड़ोसी देशों में सबसे अधिक क्षेत्रफल आपका है पाकिस्तान, ठीक है। ऐसे तो चीन होगा, लेकिन अगर पड़ोसी देश में पूछेगा तो आपका पाकिस्तान होगा आंसर। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। मतलब कि अफगानिस्तान से हम सबसे कम
अपना जो है सीमा साझा करते हैं, और कौन सा राज्य जो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है उसका नाम है जम्मू कश्मीर। भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो कहलाती है, देखिए भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा कहलाती है मैक-मोहन रेखा। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में, एसएससी में, कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा वो क्या कहलाती है, तो याद रखेगा मैक-मोहन रेखा। और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा होती है रेड क्लिफ रेखा होती है, ठीक है, जो 15 अगस्त को निर्धारण किया गया था 1947 को। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो एक रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा। और पड़ोसी देश की सीमा में से जुड़े भारतीय राजाओं की जो संख्या वो 17 है। भारत का वो भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको कहते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो गृह युद्ध हुआ था उसका एक उस युद्ध को रोकने के लिए एक लाइन कंट्रोल किया गया था जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। और नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। मतलब एलओसी जो बना था वो 1972 में बना था, जो शिमला समझौता हुआ था उसमें। आदिम का पुल क्या है भारत और श्रीलंका के बीच, जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच जो एक रेखा है जिसको पाक जलमरू मध्य कहते हैं उसे आदिम का पुल भी कहते हैं, और भारत और श्रीलंका के बीच में है। 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ है, भारत और से बांग्लादेश को जोड़ता है। या देखिए 3 बीघा कॉरिडोर जो होता है वो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पड़ोसी देश कंप्लीट किया, ठीक है। तो पड़ोसी देश में आप इसको अगर पढ़ देते तो पड़ोसी देश से जितने क्वेश्चन आते हैं आप उसको डील कर सकते हैं। चलिए पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी क्या है और इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला है कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास वो 12,756। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको ग्राफ से समझा दे रहा हूँ। ये है अर्थ। देखिए पृथ्वी की सब ये ऐसे क्या होती है, ये एक रेखा होती है जिसको अंशांश वृत्त कहते हैं, अंशांश वृत्त। और ये सबसे बड़ी वृत्त होती है जो पृथ्वी पर होती है। उसके बाद जो भी आप वृत्त बनाइए वो छोटा होगा, ठीक है, ऐसे करके वो छोटा वृत्त होगा, छोटा छोटा ऐसे आपको वृत्त बनेगा। तो अगर यहाँ विषुवतीय व्यास, क्योंकि वृत्त है तभी तो व्यास होगा, तो अगर बीच का अगर हम लोग व्यास देखते हैं, मतलब यहाँ से अगर सेंटर से एक लाइन गुजारते हैं तो इसको विषुवतीय व्यास कहते हैं सेंटर से। तो उसकी जो लंबाई होती है वो 12,756 किलोमीटर होती है। अगर सेंटर पर अगर ध्रुव पर जो वृत्त होगा उसका व्यास छोटा होगा तो उसका जो व्यास होगा क्या होगा 12,714 किलोमीटर। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है वो 43 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय जो व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का जो डिफरेंस वो 43 किलोमीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी पर जल का भाग कितना होता है सबको पता है, 71% होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी की गति कैसी होती है, पश्चिम से पूरब की तरफ होती है, जबकि सूरज की गति पूरब से पश्चिम होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, घूर्णन कहलाता है। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। देखिए अगर ये सन है और ये अर्थ है तो अर्थ का सूरज के एक चक्कर लगाना ये परिक्रमण कहलाता है, परिक्रमण, परिक्रमण। और इसी के कारण वार्षिक गति इसको कहते हैं और इससे ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन अगर पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक चक्कर लगा, जैसे लट्टू चक्कर करते हैं, तो अगर अपनी अक्ष पर चक्कर लगाता है तो उसे हम लोग घूर्णन कहते हैं, जिसके कारण दिन रात होता है, याद रखिएगा। और दिन रात का लंबा छोटा बड़ा होना वो इसके कारण से, ये जो घूम रहा है परिक्रमण के कारण दिन रात का छोटा बड़ा होता है। और लेकिन दिन रात का होना वो अपने अक्ष पर जो घूमता है उसके कारण दिन रात का होना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी 1 घंटा में कितना देशांतर घूमती है, 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उस कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की भूपट्टी क्रस्ट क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है, ऑक्सीजन होता है 46.80%, याद रखिएगा। पृथ्वी गोल है तो इसको गोल किसने कहा है, सबसे पहले कहा है पाइथागोरस ने। पृथ्वी के सतह के नीचे का जो द्रव है उसे मैग्मा कहते हैं। और पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो सबसे अधिकतम दूरी कहलाती है 4 जुलाई को, और सबसे कम दूरी जो है 3 जनवरी को। इसको थोड़ा सा ग्राफ से देख लीजिए। अगर सपोज मान लीजिए ये सूरज है, थोड़ा सा बीच में मिलाते, अगर ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी जो घूमता है वो एक सर्पिल आकार का कश में घूमता है। पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, तो एक समय आता है जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, और एक समय आता है जब सूरज और पृथ्वी की दूरी बहुत कम होती है। तो जब सबसे ज़्यादा जब दूरी होती है उस तारीख को 4 जुलाई कहते हैं,
4 जुलाई के दिन ऐसा घटना होता है। और सबसे कम जो दूरी होती है वो आपका 3 जनवरी को होता है, सबसे कम दूरी, ठीक है, 3 जनवरी। तो इन दोनों का नाम है, जब सबसे दूर होता है तो उसको कहते हैं हम लोग अपसौर, और से कम दूरी जो होता है उसको कहते हैं हम लोग उपसौर, ठीक है। याद देखिएगा 4 जुलाई और 3 जुलाई, 3 जनवरी सॉरी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर से, आप पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसको हम लोग अपसौर कहते हैं, और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आप देख सकते हैं आपका अगला है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के हो गया उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम लोग काल्पनिक रेखा को एफ साइड रेखा कहते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि अभी मैंने जो पिक्चर बताया था आपको यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो स्थिति, इस दोनों स्थिति को जो मिलाने वाली जो रेखा, इसी रेखा का नाम है एफ साइड रेखा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का मात्रा जो कितना गुना है, तो 1/81 गुना, मतलब कि अगर पृथ्वी अगर 81 रुपया है तो उसका 1 रुपया क्या है, चंद्रमा है। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड जो है वो अंटार्कटिका है, ठीक है। देखिए धरती पर अगर पृथ्वी है तो ये धरती पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पूरा बर्फ़ जमा हुआ है इस दोनों पोल पर, क्योंकि इस पोल पर जो सूरज का जो टेम्परेचर, सूरज की जो लाइट होती है, सूरज की जो गर्मी होती है बहुत कम पड़ती है, जिसके कारण इस पार्ट पर और इस पार्ट पर काफ़ी बर्फ़ जमा रहता है। तो नॉर्थ पोल में आर्कटिक होता है और साउथ पोल में अंटार्कटिक होता है। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ है, तो याद रखिए साउथ पोल पर, अंटार्कटिक पर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हम लोग थे यहाँ पर, पृथ्वी की जो आंतरिक रचना कैसी होती है, वो सियाल, सीमा और क्रोड 3 चीज़ से मिलकर बनी होती है, ठीक है। याद रखिएगा अगर तीनों जो सियाल है, सियाल, सीमा और आपका क्रोड, ठीक है, क्रोड, तो अगर ये इन तीनों के बारे में अगर पूछ दे ये किससे बने होते हैं, तो सियाल में याद रखिएगा अल्मुनिया होता है, देखिए एल से अल्मुनिया याद रखिएगा, एम से मैग्नीशियम याद रखिएगा और डी से आप याद रखिएगा आयरन, ठीक है। सियाल, सीमा और मैग्नीशियम, क्रोड सबसे सेंटर में होता है। तो ये आपका रहा अगला जो है क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रोड किससे बनता है, लोहा और निकल से बनता है। याद रखिएगा सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है, क्रोड नीफे कहलाता है। सियाल किससे बना होता है, देखिए सिलिकॉन और अल्मुनियम, देखिए सियाल इसके नाम में सियाल, सी से सिलिकॉन और याल से अल्मुनियम। सीमा किससे बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, देखिए सी से सिलिकॉन और एम से मैग्नीशियम। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब क्या कहलाता है, ज्वालामुखी, मतलब कि अगर पृथ्वी है उसके अंदर जो गर्मी अगर वो नहीं निकले तो क्या होगा, पृथ्वी ब्लास्ट कर जाएगा, इसलिए जगह जगह पर क्या है, ज्वालामुखी है, जिससे पृथ्वी का गर्मी बाहर निकलता है, ठीक है, ऐसे इसको बाहर निकलता है, इसको हम लोग सुरक्षा बल्ब कहते हैं। तो अगला है आपका पृथ्वी के बाह्य भित्ति का परिभाग कहलाता है एस्थोनोस्फीयर। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध। सबसे छोटा दिन कहलाता है 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को कहलाता है। पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 23 सितंबर 21 मार्च, ये 2 दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इस दिन ये 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी क्या होती है, और सूरज की जो रोशनी होती है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। क्वेश्चन आता है चंद्रग्रहण कब होता है, जब सूरज और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो उसे हम लोग चंद्रग्रहण कहते हैं। सूरज ग्रहण कब होता है, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो चंद्रग्रहण होता है। पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो कितना परसेंट भाग दिखाई देता है, 57% भाग दिखाई देता है। पृथ्वी की जो आयु होती है उसको ज्ञात करना किस विधि से मापते हैं, तो यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा हम लोग पृथ्वी की आयु मापते हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि अश्व अंशांश कितना डिग्री है, 23 से 40 उत्तरी अंशांश, उत्तरी तथा दक्षिणी अंशांश, ठीक है। इसको अश्व अंशांश क्यों कहते हैं, उसका भी एक कारण देखिए। अश्व मतलब घोड़ा होता है। जो पहले जो समुद्री यात्री थे, जो व्यापारी थे, वो क्या करते थे, जब नौका से जब जाते थे नाव से, तो वो क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, नाव पर घोड़ा रखते थे, क्योंकि जब वो 30 से 40 डिग्री अंशांश पर जो आते थे तो उनका नाव का क्या होता है, वो ऐसे डगमग होने लगता था। तो उस समय वो क्या करते थे, इस घोड़ा को इस अंशांश पे समुद्र में फेंक देते थे, जिससे क्या होता है, उनका नाव बैलेंस में बन जाता था। इसलिए इस 30 से 40 डिग्री अंशांश को अश्व अंशांश कहते थे, कि इसमें वो घोड़ा को नीचे फेंक देते थे।
बहान कर फेंकते थे, ऐसे नहीं, बहान कर फेंक देते थे। फिर जब ये अक्षांश को पार कर लेते थे तो फिर गोला को ऊपर उठा लेते थे। ठीक है, अगला है आपका पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखा कितनी है। देखिए, ये जो पृथ्वी अगर इसको मानते हैं तो ये है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर में 90 अक्षांश रेखा होती है और नीचे में भी 90। तो इस तरह से टोटल अक्षांश रेखा कितना हुआ, 180 हुआ। मतलब इसको लेकर ऊपर में 89, नीचे में 89। ठीक है, तो आपका हुआ 180 अक्षांश रेखा हुआ। ठीक है, और अगर बीच में देशांतर रेखा तो इधर में 180, इधर में 100, मतलब टोटल होता है 360 देशांतर रेखा होता है, याद रखिएगा। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहलाता है, गोरे कहलाता है, याद रखिएगा। अगर सपोज मान लीजिए अगर ये देशांतर रेखा है, अगर ऐसे करके देशांतर रेखा पृथ्वी का, तो दो देशांतर रेखा के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग गोरे कहते हैं, और इसको पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 4 मिनट का डिफरेंस होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में। ठीक है, और कितना डिग्री का होता है, वो 15 डिग्री होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग ने पृथ्वी के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तो अब आता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में पूरा सौर संपूर्ण परीक्षा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पेज 3 में हैं। तो इसे आप देख सकते हैं कि अगर स्पीड ख़त्म करना है तो कितना लंबा आपका वीडियो बन सकता है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लीजिए, इसको ख़त्म आप कर सकते हैं। थोड़ा इसको जूम कर दिया जाए। देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि ये जो संपूर्ण परीक्षा है ब्रह्मांड का, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहते थे, बिग बैंग। ठीक है, ये फिल्म आया था ऋतिक रोशन का, उस पर ही वो बिग बैंग, मतलब कि लगातार ब्रह्मांड में क्या हो रही है, प्रसार हो रही है, उसको उसी घटना को बिग बैंग कहते हैं। ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा तारा कहलाता है स्पाइनल ओरेगी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10 प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में करेंगे तो वहाँ पर पावर 3 बढ़ जाएगा। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र कहलाता है, कोपरनिकस ने कहा था। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने, जो इंडियन थे। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ, सपोज अगर मान लीजिए अगर यहाँ से एक पॉइंट से अगर लाइट चल रहा है, इस पॉइंट से अगर लाइट चल रहा, अगर इस लाइट का अगर एक वर्ष में जितना डिस्टेंस यहाँ से लाइट चल रहा है, मान लीजिए आज 1 जनवरी 2022 है, 1 जनवरी 2022। अब अगर इस 1 जनवरी 2022 से लाइट शुरू हुआ चलना, अब 1 जनवरी अगर 2023 हो गया तो इसके द्वारा एक डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा लाइट से, तो इसी ट्रेवल डिस्टेंस जो दूरी को ही कहते हैं प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा। तो प्रकाश वर्ष ही क्या कहलाता है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष से भी बड़ा एक यूनिट है। सपोज मान लीजिए अगर हमको एक यहाँ पर एक छोटा सा कोई ग्रह है, आपका ब्रह्मांड में एक छोटा सा जे कोई एक ग्रह है, और पृथ्वी से या कोई दूसरा कोई ग्रह से इसका हम लोग डिस्टेंस मापना है, तो उस दोनों ग्रहों के बीच का जो डिस्टेंस मापते हैं हम लोग, उस डिस्टेंस का नाम है पारसेक। पारसेक यूनिट के द्वारा हम लोग उस दोनों ग्रहों के बीच का डिस्टेंस मापते हैं, पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब कि 3.26 अगर लाइट ईयर हो जाए तो एक पारसेक कहलाता है, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि सौरमंडल का केंद्र कहलाता है केपलर। केपलर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि सौरमंडल जो है, अगर सौरमंडल देखते हैं, देखिए अगला जो है आपका, आप देख सकते हैं तारे के टिमटिमाने के कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तारे को सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या होती है 89। सबसे बड़ा तारामंडल कहलाता है सेंटोरस। सबसे छोटा तारामंडल है क्रक्स।
सबसे तारों के बड़े बड़े गुच्छे का समूह कहलाता है गैलेक्सी। 10⁵ प्रकाश वर्ष है। आकाश गंगा की आकृति है सर्पिल आकार की। आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी। एक खगोलीय एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो दूरी होता है। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वो कहलाता है दुग्ध मेला। दुग्ध मेला जो मिल्की वे है एक मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है? अरबों तारा का समूह है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्रॉप मंदाकिनी। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं अगला है कि पल्सर होते हैं क्या? तेजी से घूमने वाले तारे। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने ही किया था। 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला जो धूमकेतु है उसे हेली कहते हैं। अंतिम बार दिखाई दिया था 1986 में। हेलियो धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग ने थर्ड पेज पूरा कंप्लीट कर लिया। थर्ड पेज हम लोग का कंप्लीट हो गया और अब नेक्स्ट पेज हम लोग देखेंगे। यहाँ से देखिए, हम लोग सिर्फ पढ़ नहीं रहे, उसको कुछ टॉपिक को हम लोग पिक्चर से भी समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला टॉपिक आप देख सकते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत। तो अगला है, आप देखिए अंतरिक्ष युग की जो श्री गणेश हुआ था 1957 से हुआ था। भारत में अंतरिक्ष का कार्यक्रम हुआ था 1962 में। अंतरिक्ष विभाग जो आयोग की स्थापना 1972 में हुआ था। PSLV का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारतीय मिसाइल के जो कार्यक्रम का जनक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में। अंतरिक्ष में सबसे पहले जानवर गया था लाइका, जो कुतिया थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, सोवियत संघ रूस का था, 1961 में गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ की थी, 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति था अलेक्सी लियोनोव, सोवियत संघ का, 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम महिला थी स्वेतलाना सवित्काया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई जो था फॉर्म तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984। भारत अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला हरियाणा की थी, 1997 में गई थी। सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली जो थी वो सुनीता विलियम्स थी, 195, 2007 में गई थी। इस तरह से हम लोग ने ये पढ़ा कि अंतरिक्ष में कौन सबसे पहले, भारत में सबसे पहले कौन गया था, इसका अध्ययन किया। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान क्या नाम था? लूना 16। भारत का पहला चालक रहित यान लक्ष्य था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका का जो था, 21 जुलाई 1969 में। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला प्रथम अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला प्रथम देश बना संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो जो थे, USA के थे। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक थी अनुसे अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल जो था कोलंबिया, USA का था। मंगल पर उतरने वाला पहला यान वाइकिंग था, वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो था वो स्पुतनिक 1, सोवियत संघ द्वारा 1957 को था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। अगला आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में है। अगला है आपका भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है त्रिवेंद्रम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार SHAR जो है वो आपका श्रीहरिकोटा में है। स्पेशल एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। भारत का पहला मौसम उपग्रह मेटसेट है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह रोहिणी है। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। और भारत का पहला चंद्रमा अभियान चंद्रयान है। चंद्रयान फर्स्ट है। तो हमारा सौर मंडल भी कंप्लीट और ये हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो हमने पढ़ चुके हैं। तो
तो देखिए अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको भी समझ में आए, और मैं इसमें बहुत सारा आपको किसी किसी के बारे में बताऊंगा भी। देखिएगा, भारत में आर्यों का जो गमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व, महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, महावीर का निर्वाण मतलब मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण आपका 483 ईसा पूर्व। अगला है सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। अच्छा, ये कलिंग का कहानी थोड़ा सुन लीजिए, 261 ईसा पूर्व है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये एनटीपीसी में आया हुआ है कि कलिंग पर विजय अशोक ने कब किया, और इसी युद्ध के बाद उसने युद्ध करना छोड़ दिया और राजा से सम्राट अशोक से वो एक संत बन गया। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, विक्रम संवत का आरंभ 58 ईस्वी में हुआ था, संघ संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था, हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ था, फायान की जो भारत यात्रा है वो 405 से 411 तक हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल में जो काल कब तक था, 647 तक था। हेनसांग का जो भारत का यात्रा था वो 630 ईस्वी में था। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 में किया गया था। तराइन का पहला युद्ध में 1191 में हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। देखिए, पहला में मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन दूसरा में मोहम्मद गोरी जीत गया था, और दोनों बार पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पहला युद्ध में, तराइन का पहला युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था, मतलब पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और सपोज मान लीजिए ये मोहम्मद गोरी है और ये पृथ्वीराज चौहान है, तो कंडीशन यहाँ तक की था कि मोहम्मद गोरी का मतलब समझिए कि वो हार गया था, मतलब कि अधमरा ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसको इसलिए नहीं मारा कि ये उस समय निहत्था हो गया था, इसलिए छोड़ दिया इसको। ठीक है, अब ये दोबारा जब भारत से वापस अफगान चला गया और फिर से ताकत जुटाकर फिर से आया, और इस बार पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया मोहम्मद गोरी, जो 1192 में आया था। ठीक है, और इसने ही तो आपका मोहम्मद गोरी ने ही तो आया और बंगाल दिल्ली में गुलाम वंश बना दिया, क्योंकि उसके संग जो था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने क्या किया, दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया दिल्ली का गद्दी, और वहाँ से धन को लूटकर वापस चला गया। तो इस तरह से गुलाम वंश की स्थापना हुआ था 1206 में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, मोहम्मद गोरी का सेनापति था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह में 1498 में भारत में प्रवेश किया, किसके रूप में, वह एक व्यापार करने के तौर पर आया था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 अकबर और हेमू के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 में, 14 वर्ष की अवस्था में। उस समय जो था अकबर 14 वर्ष का था और उसका राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म हुआ था आपका अमरकोट में, याद रखिएगा। अच्छा, कब हुआ था, 15 अक्टूबर का अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अगला है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। दीन इलाही कौन चलाया था, अकबर ने चलाया था 1582 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी कहाँ पर है, बंगाल में है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर जो है यूपी में है। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में। अगला आप देख सकते हैं कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो हुआ था 1793 हुआ था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था। बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था 1905 में, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 में, जिसमें ही आपको जो 1945 में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया, परमाणु बम।
असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में चला था। इस असहयोग आंदोलन का जो अंतिम ये आंदोलन बंद करवा दिया गया गांधी जी के द्वारा। जो चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को ये चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसमें गांधी जी को बहुत झटका लगा और उन्होंने ये आंदोलन को बंद करवा दिया। ठीक है, अगला है आपका साइमन कमीशन। भारत जो आया था, आगमन हुआ था 1928 में, जिसमें इसी साइमन कमीशन के विरोध में जो लाला लाजपत राय को माथा पर सर पर चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। दांडी मार्च यात्रा जो है 1930 में हुआ था, जिसको हम लोग नमक आंदोलन भी कहते हैं, जिसमें गांधी जी अपने जो है 78 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा किए थे। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ तो 1931 में। इसमें गांधी के द्वारा काफ़ी मांगों को इरविन के सामने रखा गया था। 11 मांग थी। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या की गई थी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा। चीन पर भारत का आक्रमण हुआ था 1962 में। भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में 1767 से 69 तक चला था। दूसरा में एंग्लो मैसूर युद्ध में 1780 से 84 हुआ था। इसी युद्ध में, दूसरा मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तीसरा में एंगोल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 में। इसी में तीसरा में आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। चीनी क्रांति हुआ था 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 और रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं कि भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, मतलब इस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे जो 4th पेज में है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO का मुख्य कार्य जो था, रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास कार्यक्रमों को संचालित करना था। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982 से 1983 में आरंभ हुआ था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिसंधान की जो परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल जो है पृथ्वी है। पृथ्वी की जमीन से जमीन पर मार करने वाला एक मिसाइल है, जिसकी क्षमता 250 किलोमीटर है। बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। अग्नि जो है जमीन से जमीन पर चलने वाला है। इसकी मारक क्षमता 35,000, मतलब उससे 10 गुना से भी ज़्यादा, 3,500 किलोमीटर है। बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला आप देख सकते हैं अग्नि 1 का प्रथम सफल जो हुआ था वो 22 मई को हुआ था 1989, 21 साल बाद किया गया था। और त्रिशूल जो है कम दूरी का जो है जमीन से हवा में मारने वाला एक मिसाइल है, जिसकी मानक क्षमता 9 किलोमीटर है। त्रिशूल का जो पहला सफल परीक्षण 5 जून को किया गया था 1989 में। नाग क्या है, एक टैंक रोधी है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 में किया गया था। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। आकाश जो है जमीन से हवा में मारने वाला एक मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया था। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, मिसाइल है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर कि युद्ध टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया है। तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। निशांत जो है स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित जो है परीक्षण विमान है। और ब्रह्मोस जो अति स्वर्ण कुंज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक मिसाइल है। इस तरह से हम लोग ने 4 पेज कंप्लीट किया है। 4 पेज कंप्लीट करने का जो टोटल टाइम लगभग 1 घंटा के करीब में 4 पेज हम लोग ने कंप्लीट किया है। कोई बात नहीं, ध्यान से और काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं,
तो इस तरह से हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे और टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे। जो सबसे अगला टॉपिक है, भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा और सबसे लंबा क्या है। तो ये पहला 5 पेज का पहला टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पर है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो आप देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या से उत्तर प्रदेश होगा। और इसको थोड़ा और जूम करते रहें। और छोटा राज्य गोवा होगा। छोटा राज्य गोवा अगर जनसंख्या से देखा जाए तो सिक्किम होगा। बड़ा जिला अगर होगा तो गुजरात का कच्छ होगा। छोटा जिला अगर होगा तो माहे पंडुचेरी। सबसे भारत की ऊंची चोटी केटू या गार्डविन एस्टीन। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी जमुना। बड़ी जो झील है वुलर झील जो कश्मीर में है। ताज़े मीठे जल की जो बड़ी झील होगी वुलर झील। खारे लवण की जो झील है वो चिल्का है, उड़ीसा में है। सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील मतलब आर्टिफिशियल झील बनाई गई है गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे लंबा तट है मरीना बीच चेन्नई में है। लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। लंबी तट रेखा प्रायद्वीपीय राज्य संख्या आंध्र प्रदेश में है। ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है। लंबा बांध हीराकुंड महानदी में है उड़ीसा में। बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 2369 किलोमीटर है। छोटा राष्ट्रीय मार्ग 47A 6 किलोमीटर का है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान थार है राजस्थान में। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। लंबा नदी पुल महात्मा गांधी पुल पटना में है। बड़ा गुफा मंदिर जो है कैलाश मंदिर एलोरा में है। लंबी सड़क सुरंग जौहर सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है। लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है। सबसे बड़ा उच्च सम्मान भारत रत्न है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। ऊंचा जलप्रपात जोग गरसप्पा जलप्रपात है। लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर है। ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। बड़ा सबसे रिवर पुल जो है हावड़ा ब्रिज है। गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा है। सबसे अधिक वर्षा मसिनराम मेघालय में होता है। ऊंचा मीनार कुतुब मीनार होता है। बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में है। बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद जो दिल्ली में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है। और आगे देख सकते हैं बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला बिहार में लगता है। और अगला जो है ऊंची मूर्ति गोमेतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। बड़ा द्वीप जो है मध्य अंडमान में है। बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है ब्रह्मपुत्र के असम में है। और छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र के असम में है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन है। और सबसे बड़ा किला जो है लाल किला दिल्ली में है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। अगला देखिए भौगोलिक उपनाम। कुछ कुछ शहर है कुछ कुछ देश है जिनको उच्च उपनाम से भी जाना जाता है। तो अगला हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहते हैं, अमृतसर को। पोप का शहर रोम को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। हाईटेक सिटी हैदराबाद को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को। धरती का स्वर्ग कश्मीर को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का जो मानचेस्टर है वो कैमोटीर है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर है। श्वेत नगर जो बेलग्रेड है। चीन का शोक है हवांगो नदी। मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे है। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। उगते सूर्य का देश जापान है। हजार जिलों का भूमि फिनलैंड है। नील का उपहार वरदान मिस्र है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में है। विश्व का चीनी कटोरा क्यूबा में है। भारत का पेरिस जयपुर है। गुलाबी शहर जयपुर है। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ है। तो इस तरह से आप उपनाम के बारे में जान सकते हैं। और आप देखिए अगला है भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। यूरोप का मरीज तुर्की है। सांपों का देश ब्राज़ील है। पूर्व का वेनिस कोचीन है। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर है। पिरामिड का देश मिस्र है। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश है। सोया का प्रदेश मध्य प्रदेश है। कॉकफीट का ऑफ यूरोप बेल्जियम है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का मसालों का बगीचा केरल। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी है जमशेदपुर। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया है।
भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, स्वर्णिमास पेगोड़ा का देश म्यांमार, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे है, फलों की डालियाँ हिमाचल प्रदेश, भारत का बगीचा बेंगलोर, ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियाँ, पवित्र भूमि जेरूशलेम, मत्या का द्वीप बहरीन। अगला है आपका मरकत एमरल्ड द्वीप आयरलैंड, आंसुओं का द्वार बाब एल मंडप, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, एशिया का मरीज चीन, अंध महादेश अफ्रीका, एड्रियाटिक की रानी वेनिस और हजार हाथियों का भूमि लाओस। इस तरह से देखिए, ये आप एक बार इसको याद नहीं कर सकते, सब चीज़ को आपको बार बार इसको सुनना होगा वीडियो को, तो आपको याद हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा और छोटा क्या है, देखिए अगला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगला जो है लंबी नदी, सबसे लंबी नदी दुनिया की नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में है। चौड़ी नदी अमेजन है जो ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका में है। छोटी नदी कौन है, डी नदी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा अमेजन की जो सहायक नदी है। सबसे लंबी तट रेखा जो है कनाडा की है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है, रूस में है। सबसे बड़ी गहरी झील जो है वैकाल झील साइबेरिया में जो रूस में है। सबसे मीठे ताज़े जल की जो है झील है वो सुपीरियर झील है। बड़े खारे जल की झील कैस्पियन सागर रूस में है। झील के अंदर झील भी मैनीटू कनाडा में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु जो है झील है मृत सागर। महासागर में सबसे निचला बिंदु कहलाता है मरियाना ट्रेंच। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा गहरा प्रशांत महासागर में है, मतलब सबसे बड़ा और गहरा जो है जिसको खाई बोल सकते हैं प्रशांत महासागर में। सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर है। क्वेश्चन को डिफरेंस समझिएगा, महासागर और जो है सागर में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे विशाल उपसागर है हडसन उपसागर। सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। बड़ा देश है रूस यूरोप महाद्वीप में है। छोटा देश है वेटिकन सिटी। बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर चीन है, एशिया महाद्वीप में है। छोटा देश जनसंख्या से वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा कहलाएगा। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर कहलाएगा। सबसे अधिक सीमा वाला देश चीन कहलाएगा, 13 देशों से जुड़ा हुआ है। बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड होगा, आर्कटिक महासागर में है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया में है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप होगा अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप होगा माजुली ब्रह्मपुत्र असम में है। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। तो इस तरह से हम लोग सबसे ऊंचा बड़ा डेल्टा सुंदरवन भारत में है। सबसे ऊंचा बांध रोंगुशी ताजिकिस्तान में है। ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है, एशिया में है। बड़ी जलप्रपात ग्वायरा एल्टा पराना नदी पे है। चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात है लाओसा में। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है वेनेजुएला में। सबसे लंबा जलडमरू मध्य तातास्की डेविस है। सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य डेविस है। सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी जो है मंगोलिया में है। सबसे बड़ा और लंबा नहर है सुएज नहर। सबसे व्यस्त नहर है कील नहर। सबसे बड़ी रेल सुरंग है शिकन रेल सुरंग। सबसे बड़ा सड़क सुरंग है सेंट गोथाई। सबसे बड़ा हवाई अड्डा है खालिद रियादी सऊदी अरब में है। सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार तिब्बत में है। और सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा दुबई में है। विशाल मंदिर है अंकर वाट का कंबोडिया में है। तो हम लोग ने 5 पेज को कवर किया। देखिए पेज में एक पेज आप इसको मत मानिए, इसमें कम से कम आप देख सकते हैं एक पेज में लगभग एक कॉलम में कितना क्वेश्चन होगा आप देख सकते हैं। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन होगा। एक पेज में लगभग 150 से 200 क्वेश्चन है। हम लोग ने 5 पेज कवर किया, मतलब 1000 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। इस तरह से अगर पूरा स्पीडी पढ़ लीजिएगा तो लगभग 1 लाख जीके आपने पढ़ लिया। 1 लाख जीके में मुख्यतः हर एग्ज़ाम में 25 से 50 जीके होता है, तो उसमें कवर होगा ही, ठीक है। आगे देखिए पर्यावरण के बारे में हमारा कुछ अध्ययन होगा। अगला टॉपिक है पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण टॉपिक में क्या देखा जाए,
देखिए पर्यावरण टॉपिक पहला है कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैस या आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडल में दाब के जो इकाई होता है वो बार होता है। जो गैस का मिश्रण है वो सबसे ज़्यादा है 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन है? आर्गन है। ठीक है। भारत की जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का जो संबंध कहलाता है पारिस्थितिक कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है और सबसे ऊपरी परत ब्रह्मंडल है। क्षोभमंडल की जो मोटाई हो ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? बढ़ती कब है? मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हैं या 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपका 1 डिग्री सेंटीमीटर बढ़ेगा, कम होगा और 6.4 किलोमीटर कम होगा। मतलब अगर सपोज आप 165 मीटर अगर ऊपर जाइएगा तो 1 सेंटीग्रेड कम होगा। अगर 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाइएगा तो आप 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान में कमी आएगी। ठीक है। अगला आप देख सकते हैं मौसम जो संबंधित घटनाएं आपको क्षोभमंडल में ही मिलेगी। उल्का से संबंधित घटनाएं आपको मध्यमंडल में मिलेगी। वायुयान जो जहाज उड़ता है वो समताप मंडल में उड़ता है। रेडियो और संचार से संबंधित जो घटना होती है वो आयन मंडल में होती है क्योंकि इसमें आपका आयन पाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। भूमंडल के कितने भाग पर जल है? 71% पर है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक होती है। 5% से कभी ज़्यादा जलवाष्प नहीं होती, याद रखिएगा। जीवन मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। मतलब कि जितना भी सौर ऊर्जा है वो धरती पर सिर्फ 51% हमारे धरती पर पहुंच पाता है। सामान्य वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। पछुआ हवा के कारण वर्षा होती है चक्रवर्तीय वर्षा। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। फेरल का नियम संबंध है पवन की दिशा से। महासागर का औसत गहराई 4000 मीटर है। समुद्र जल की औसत लवणता जो है 35% है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सबसे अधिक लवण वाली जो झील है वो वॉन झील तुर्की में है। 330% उसमें नमक पाई जाती है। अगला है आपका कि जल राशि का स्वच्छ जल भाग क्या है? 2.25%। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है। सेल और चूना पत्थर कॉग्लोमेंट और कोयला क्या है? अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। नाइस, स्लेट और संगमरमर क्या है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। पृथ्वी को ताप बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है उसको रोकता कौन है? ओजोन परत। ओजोन परत की जो मापने की इकाई है वो डॉप्सन है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है वो CFC जो कार्बन फ्लोरोकार्बन है वो है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिम मानसून से। मानसून जो है सबसे पहले आता है केरल में और जून के प्रथम सप्ताह में 1 से 5 जून के बीच में। जाड़े के दिन में भी वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर जो लौटती मानसून के कारण होती है। इस तरह हमने पृथ्वी के बारे में और पर्यावरण के बारे में पढ़ा। अगला है पुरस्कार और सम्मान। किस तरह के पुरस्कार कब शुरू किया गया, कब दिया गया, ये हम लोग इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। देखिए अगला टॉपिक आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको जूम कर दिया जाए। देखिए भारत का जो सर्वोच्च सम्मान सबको पता है भारत रत्न है। भारत रत्न जो दिया गया था वो राष्ट्रीय पुरस्कार है। 1954 में इसको शुरुआत किया गया। तो जो पहले व्यक्ति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे, जो भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। यही हमारे भारत के राष्ट्रीय पिता भी थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा गांधी पहली महिला थी। 1971 में इनको मिला। मरने के बाद भारत रत्न अगर किसी को मिला तो सबसे पहला व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1966 में इनको मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरने के बाद मिला था भारत रत्न 1990 में। भारत रत्न जो प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन था? अब्दुल गफ्फार पाकिस्तान का था। 1987 में मिला था इनको। मदर टेरेसा का भारत रत्न दिया गया था 1980 में। बुकर पुरस्कार जो था 1969 से शुरू किया गया था। जीतने वाली पहली महिला थी अरुंधति राय।
अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बुकर पुरस्कार जो था वो संबंधित किससे, साहित्य लेखन से। मैग्सेसे का जो पुरस्कार है वो फिलीपींस के जो है राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से दिया जाने लगा। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है उसमें पहला व्यक्ति है आचार्य विनोबा भावे, 1958 में मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो थी वो किरण बेदी थी, पहली आईपीएस ऑफिसर, महिला आईपीएस ऑफिसर 1994 में जो बनी थी। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, अमेरिका के रहने वाले थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत किया था 1973 में। बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है फर्टिलाइज़र कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा। ये बोरलॉग जो पुरस्कार वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। बोरलॉग जो पुरस्कार वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो कृषि क्षेत्र में संबंधित है। भारत की पहली महिला डॉक्टर अमृता पटेल है जिसको ये मिला था कृषि क्षेत्र का पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र का सबसे ऊंचा पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है 1958 से शुरू किया गया था। पहला जो मिला था वो है पंडित रवि शंकर जी को। और अगला प्रश्न आपका है कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार वो कब दिया गया था, 1965 से शुरू किया गया था और शांति प्रसाद जैन को पहला पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति जो थे, स्थापना किया था शांति प्रसाद जैन ने और पहले व्यक्ति जो थे वो शंकर स्वरूप जी को दिया था उसी साल 1965 में ही। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार आने वाली पहली जो महिला थी आशापूर्ण देवी थी 1976 में, मतलब 11 साल बाद मिला इनको। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया गया, संस्थापक था बीजू पटनायक, दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 1952 से, ठीक है। मिस यूनिवर्स और प्रतियोगिता की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 1952 से ही हुआ था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हुआ था 1951 से। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला थी क्रमशः रीता फारिया 1966 में और सुष्मिता सेन 1994 में। तानसेन जो सम्मान था वो क्षेत्र संगीत क्षेत्र में दिया गया था। मध्य प्रदेश इसका राज्य है जो शुरू किया था 1980 से। पद्मश्री प्राप्त करने वाला पहले अभिनेत्री जो थी नरगिस दत्त थी 1958 में। व्यास सम्मान जो शुरू हुआ था 1951 से, प्रदानकर्ता के बिड़ला फाउंडेशन से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राम विलास वर्मा को मिला था ये पुरस्कार। इस तरह से जो पहला पुरस्कार कब शुरू हुआ था, किनको पहला मिला था, हम लोग ने पढ़ चुके हैं। अब ये मानव शरीर में कौन कौन सी हड्डी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देख सकते हैं मानव शरीर में क्या क्या है, थोड़ा एक बार देख लिया जाए। 1 घंटा का ये वीडियो होगा, उससे ज़्यादा होगा, कम होगा नहीं। तो अगला आप देख सकते हैं कि मानव शरीर में मानव की जो खोपड़ी में हड्डी की संख्या 8 होती है। मानव का हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। सांस लेने की जो संख्या होती है 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है मनुष्य। अगला है कि मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, स्टेपिज कहलाता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है और सब शरीर का सबसे बड़ा कठोर तत्व तो एनामिल होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 मिलीमीटर। शरीर में रक्त जो परिमल में लगा समय होता है 23 सेकेंड। मनुष्य मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का जो है पीएच होता है 7.4। रक्त को शुद्धता करता है किडनी। लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में और लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त का कण का जीवन काल 24 दिन में होता है और श्वेत रक्त को कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और लाल रक्त को कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होता है। सर्वदाता रक्त समूह है ओ और सर्वग्राही रक्त समूह है AB। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा स्प्लीन। अगला है आपका भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहलाता है छोटी आंत में होता है। पीत जो है स्रावित होता है यकृत द्वारा। सपोज अगर मान लीजिए ये लीवर है, उसके नीचे ही एक छोटे से ऐसे ग्रंथि होती है जहाँ पीत बहता है जो लीवर से ही स्रावित होता है। बाइट जो है पीत मतलब स्रावित होता है कहाँ से, लीवर से, यकृत से।
शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत होती है। शरीर की सबसे छोटा बड़ा अंग त्वचा होता है। सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है मास्टर ग्रंथि, जो ब्रेन में होती है, प्यूटिटरी ग्रंथि। रक्त मापने का यंत्र होता है स्पेग्मोमेनोमीटर। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। शरीर में हड्डी की कुल संख्या होती है 206। मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है और लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम के आधार पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 भागों में बटा होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। याद रखिएगा, एक सेल अगर देखा जाए तो उसमें 44 आपको ऑटोसोम होता है, 2 आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगला है आपका शरीर की सबसे बड़ी तंत्र कोशिका होती है न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका कोशिका होगा। आरएस फैक्टर खोजकर्ता थे लैंडस्टीनर और विनर ने। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 टाइप की होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध होता है यूरिया के कारण, और मानव मूत्र जो होता है उसका पीएच का मान 6 होता है। विटामिन ए संचित होता है यकृत में, और शरीर का तापमान सामान्य लोग का 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर डिग्री में देखा जाए तो 37 डिग्री सी, और केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन होता है। अगर टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में, और शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग बड़ा दिमाग कहते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत जरूरी है। देखिए, इतना हम लोग जो लाइफ साइंस, ये लाइफ साइंस टॉपिक है, इस लाइफ साइंस के टॉपिक में आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिला होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, 5th पेज हम लोग ने कंप्लीट 6 पेज हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। लगभग अगर आप देखिएगा तो एक पेज में 200 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन हम लोग ने डील कर दिया। अगला है राष्ट्र प्रतीक और चिन्ह। ठीक है,